हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, ये पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल होती है, क्लास पीडीएफ होती है, पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, जिस लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर के साथ टैच करके डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी क्वेरी होती है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को जांचने परखने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको इसमें एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है और इस स्ट्रक्चर कोर्स में आपको प्रीलिम्स का सिलेबस और यूपीएससी के मेंस का सिलेबस एक निर्धारित समय में कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम में चलाए गए मोर देन 15,000 से अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा सभी प्रकार के ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की गई है जो यूपीएससी में शामिल है। उसमें हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर मैं टीच करता हूं। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसका सब्सक्रिप्शन फीस 49,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 रुपया है। लेकिन जैसा कि पहले बताया, मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 रुपया में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो फीस है ये 69,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 1,07,000 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, फिर स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें प्रथम 4 जो है वो आपको प्लस कोर्स में भी मिलता है। लेकिन पर्सनल कोच और जो डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की मूल विशेषता है, क्योंकि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो एक प्रॉपर आपको मार्गदर्शक देने वाला होना चाहिए और फिर आप जो लिखते हैं उसका डेली चेक हो, ताकि आप समझ सकते हैं कि आप में कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है और किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार अब आप ऑप्शनल पेपर का अलग से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ऑप्शनल पेपर का वो 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा।
आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के क्लच कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और फिर ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी में मार्गदर्शन और जीएस में मार्गदर्शन लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से अनअकैडमी के क्लास में आप लोगों का। आज हम लोग इस क्लास में मध्यकालीन भारत में जो प्रांतीय राज्य थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चूंकि सल्तनत का राजनीतिक इतिहास हम लोग समाप्त कर चुके हैं, तो सल्तनत के प्रशासन और मध्यकालीन भारत में जो सांस्कृतिक विकास हुए थे, चाहे वो भक्ति सूफी आंदोलन हो या स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, इस सब पर चर्चा करने से पहले मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख प्रांतीय राज्य थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिर आपको हम एक बार ले चलेंगे सल्तनत के प्रशासन में, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य के बारे में, भक्ति सूफी में, और तब फिर हम आपको मुगल काल में लेकर चलेंगे। तो इस प्रांतीय राज्य में हम लोग जिस जिस राज्य के बारे में कवर करने जाएंगे उसमें कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इसमें एक प्रांतीय राज्य कश्मीर आ जाएगा, कश्मीर के बाद मेवाड़ आएगा, मेवाड़ के बाद गुजरात है, फिर मालवा है, फिर जौनपुर है, फिर बंगाल है, फिर उड़ीसा में एक गजपति शासक हुआ करते थे वो, फिर बहमनी हो जाएगा और विजयनगर। इसके अलावा और कई छोटे छोटे राज्य भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये मूल राज्य है जो हमें अध्ययन के क्रम में इसके बारे में जानना है। तो एक बार हम इस पर 2 चीज़ें आपको बता देते हैं इस राज्य सब के बारे में, तो आप मानचित्र के सहारे इसका अवलोकन कर लेंगे, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन राज्यों की उत्पत्ति के कारण क्या थे, कि किस तरीके से इन राज्यों का उदय हुआ था, वो एक बार चर्चा हो जाएगी। और दूसरा, इस राज्य को हम लोग माइंड मैप के सहारे देख लेंगे, मानचित्र पर देख लेंगे। तो फिर इन राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरीके से होता है, वो समझने में मदद मिलेगी। और फिर इन राज्यों के लोकेशन से हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस माइंड मैप के सहारे इस राज्य के लोकेशन को देख लेते हैं। यदि हम इसमें थोड़ा सा और एरिया को आगे बढ़ा दें और इंक्लूड कर लें पाकिस्तान के क्षेत्र को भी, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 15वीं शताब्दी में यहाँ पर एक कश्मीर राज्य का उदय हुआ था। वैसे कश्मीर का इतिहास तो बहुत पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर कश्मीर राज्य था जो हिंदू राज्य था प्रारंभ में, आगे चलकर यह मुस्लिम राज्य में कन्वर्ट हो जाता है। एक कश्मीर का राज्य था। दूसरा, राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ सब के क्षेत्रों में यहाँ पर एक मेवाड़ का राज्य था। प्रमुख राज्यों में मेवाड़ का राज्य था। वैसे राजस्थान में इसमें कई सारे, कोटा का था, डूंगरपुर का था, मारवाड़ का था, मेवाड़ का था, नागौर का था, कई सारे राज्य थे, लेकिन एक मेवाड़ का यहाँ पर राज्य था। लगभग मेवाड़ की सीमा से सटे हुए और गुजरात की सीमा से सटे हुए यहाँ पर एक छोटा सा सिंध का राज्य था। ये सिंध का राज्य वही है जो हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के समय से पढ़ते आए हैं। केवल यहाँ पर क्या है कि राजवंशों का उत्थान पतन होते रहता है, लेकिन छोटे से इकाई के रूप में, प्रशासन के रूप में यहाँ पर सिंध का राज्य चलते रहता है। यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो हो जाएगा, ये यहाँ पर था गुजरात का राज्य था। और गुजरात का जो राज्य था, ये एक तरीके से गुजरात राज्य था। यहाँ के शासक मुसलमान होते थे। फिर मेवाड़ और गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों में, नर्मदा ताप्ती के मालवा पठार वाले क्षेत्रों में यहाँ पर एक राज्य था जिसको हम लोग मालवा का राज्य कहते हैं। यहाँ पर एक मालवा का राज्य था। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस सब के क्षेत्रों में जो था सल्तनत का राज्य था। सल्तनत का राज्य जो सैयद और लोदी के काल में था वो सल्तनत का। सल्तनत के राज्य से लेकर और पूर्व में बनारस तक का जो क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र था जौनपुर का राज्य था। सरकी वंश के अधीन जौनपुर राज्य था। तो यहाँ पर एक जौनपुर राज्य हमें मिलता है। और फिर उड़ीस बंगाल में जो है सो बिल्कुल हमें यहाँ से लेके इस पूरे क्षेत्र में, ये जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पर हमें बंगाल का एक राज्य मिलता है जिसका संस्थापक देखेंगे कौन था। बंगाल राज्य से सटा हुआ इस असम के क्षेत्रों में, बंगाल का राज्य बांग्लादेश में भी विस्तारित है, ये भी याद रखेंगे। इस असम के क्षेत्र में 2 राज्य हमें मिलता है। एक यहाँ पर जो राज्य था जिसको हम लोग कहते हैं कामता राज्य कहते हैं, कामता का राज्य कहते हैं। और कामता राज्य से सटा हुआ पूर्वी भाग में यहाँ पर एक और राज्य था जिसको हम लोग अहोम राज्य कहते हैं, अहोम राज्य कहते हैं। बेसिकली ये जो अहोम थे, ये म्यांमार के क्षेत्र में रहने वाले मंगोल थे, और इन लोगों के द्वारा राज्य यहाँ पर स्थापित किया गया था, वो अहोम राज्य कहलाता है।
और जो असोम नाम व्युत्पन्न है ये अहोम शब्द से ही आया हुआ है असम के लिए नाम। बंगाल डेल्टा से लेके ये गोदावरी डेल्टा तक का जो तटीय क्षेत्र था, इस तटीय क्षेत्र में एक और राज्य मिलता है जिसको हम लोग उड़ीसा का, या जहाँ पर आप देख रहे हैं गजपति शासक वंश थे। ये गजपति पहले यहाँ गंग था, पहले बाद में गजपति, तो ये उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा जो गोदावरी डेल्टा से लेके गंगा डेल्टा के बीच में फैला हुआ था। इस बीच में ये जगह वैकेंट नहीं है, ये याद रखेंगे। कुछ मालवा का एक्सटेंशन होगा, जौनपुर राज्य का विस्तार थोड़ा सा और इस तरीके से था। और गुजरात और मालवा की सीमा से लगा हुआ यहाँ पर जो एक क्षेत्र था जिसको हम लोग बहमनी राज्य कहते हैं, बहमनी की सीमा जो थी गजपति से भी मिलती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा बहमनी जो आप लिखा हुआ है, और दक्षिण में यहाँ पर हो जाएगा विजयनगर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अवसान के समय में हमें लगभग आप मान के चलें कि ये सभी राज्य जो हैं 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य कार्यरत रहते हैं, और इतने राज्य हमें मिलते हैं। इसमें और कुछ छोटे छोटे राज्य हो सकते हैं, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो रेड्डियों का राज्य मिलता है, मदुरा का राज्य मिलता है, कई सारे छोटे छोटे राज्य और भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये राज्य हैं। तो मैंड मैप पर आपने देख लिया, मेवाड़ है, सिंध है, गुजरात है, मालवा है, सल्तनत है, कश्मीर है, जौनपुर का राज्य है, बंगाल का राज्य है, कामता का राज्य है, अहोम का राज्य है, उड़ीसा में गजपति वंश है, उससे पहले यहाँ पर एक गंग वंश का शासन भी आता है, फिर बहमनी है, विजयनगर है, और बहमनी विजयनगर के क्षेत्रों में छोटे छोटे से यहाँ पर और राज्य थे, वो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो अध्ययन का क्रम का एरिया है, जैसे कि मान लीजिए कि कश्मीर है, मेवाड़ है, गुजरात है, तो इन राज्यों के उत्पत्ति के कारण क्या थे, तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जो सल्तनत का अध्ययन किया है, तो उस सल्तनत के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने, जब दक्षिण भारत की ओर अभियान करना शुरू किया था और दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था, तो एमबीटी के समय से ही यहाँ पर क्या हुए थे कि कई सारे विद्रोह हुए थे, और विद्रोह के दौरान ही कई सारे राज्यों की उत्पत्ति एमबीटी के समय में हो चुकी थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहमनी का जो वहाँ का प्रांतपति था, वह स्वतंत्र होकर एक बहमनी राज्य स्थापित कर लेता है। फिर हरिहर और बुक्का के द्वारा इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और लगभग बंगाल का जो राज्य था ये भी एमबीटी के समय में यहाँ पर लगभग स्वतंत्र हो जाता है। तो एमबीटी के समय में जो विद्रोह की प्रवृत्ति बढ़ी थी और केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के जो प्रयास कर रहे थे, वो हम देखते हैं कि एक कारण बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब वहां पर दक्षिण में पकड़ कमजोर बनता है, तो धीरे धीरे दक्षिण के जो कभी स्वायत्त राज्य थे, जो सल्तनत का अधीन थे या जो सल्तनत के प्रांतपति के रूप में राज्य कर रहे थे, उन्होंने अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शुरुआत हुए इस विघटनकारी प्रवृत्ति को एफएसटी के समय में और बढ़ावा मिलता है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। हमने उनकी आपको प्रशासनिक नीति के बारे में बताया था, किस तरीके से सैन्य व्यवस्था में, जागीर व्यवस्था में वंशानुगत चीजों को लागू किया था। तो एफएसटी के समय में यह विघटनकारी प्रवृत्ति और बढ़ती है। और तीसरा क्या होता है कि जब तुगलक वंश के जो अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद हैं, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में क्या होता है, तैमूर का आक्रमण होता है। और जब तैमूर का आक्रमण होता है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो समय के दिल्ली सुल्तान थे वो दिल्ली छोड़कर भी भाग जाते हैं। और जब तैमूर चला जाता है तो एक तरीके से बड़े ही राजनीतिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। आपने देखा था कि खिज्र खां को अपना सूबेदार बना के जाता है, और बाद में वही खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक बनता है। तो तैमूर के आक्रमण से जो उत्पन्न राजनीतिक अराजकता की परिस्थिति थी और दिल्ली सुल्तानों की जो कमजोरी थी, इस परिस्थिति का लाभ उठाकर क्या किया कि कभी सल्तनत के अधीनता में स्वायत्त रूप से शासन करने वाले शासक, और जो सल्तनत के प्रांतपति हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने को सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त करने लगे और प्रांतीय राज्य स्थापित करने लगे। इसी दौरान जो है गुजरात जैसे प्रांतीय राज्य का उदय हुआ, इसी प्रक्रिया में मालवा जैसे प्रांतीय राज्य का उदय इसी प्रक्रिया में हुआ, जौनपुर जैसे राज्य का उदय इसी प्रक्रिया में हुआ, बंगाल है, और फिर बहमनी विजयनगर, ये सभी जो थे कभी दिल्ली सल्तनत के अंग थे, या तो स्वायत्त शासक जो दिल्ली सल्तनत को कर उपहार आदि देते थे और राज्य करते थे, स्वायत्त राज्य के रूप में राज्य करते थे, या फिर
सल्तनत के प्रांतपति थे, जो शासक की कमजोरी और तैमूर के आक्रमण का लाभ उठाकर उन लोगों ने क्या किया था कि अपनी स्वतंत्र सत्ता धीरे-धीरे स्थापित करने शुरू कर दी थी। तो मध्यकालीन भारत में जो हमें राज्य मिलते हैं, प्रांतीय राज्य मिलते हैं, इनकी उत्पत्ति को इसी पृष्ठभूमि में समझे जाने की जरूरत है। 3-4 लाइन स्पष्ट लाइन में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विघटनकारी प्रवृत्तियों का उदय होता है। दूसरा, उस विघटनकारी प्रवृत्ति को फिरोज शाह तुगलक के समय बढ़ावा मिलता है। तीसरा, तैमूर लंग के आक्रमण ने रही सही कमी को पूरा कर दिया। और चौथा, दिल्ली सल्तनत का आगे जो कमजोर पक्ष निकला, कमजोर शासक आए, उसके कारण प्रांतपति और स्वायत्त सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता स्थापित करने लगे, जिससे मध्यकालीन भारत में प्रांतीय राज्यों की उदय हुई। अब इन प्रांतीय राज्यों में क्या है कि जो मैंने आपको मानचित्र पर दिखाया है, तो आप देख रहे हैं कि मेवाड़ और मालवा और गुजरात तीनों एक दूसरे के नजदीक है। तो आज के अध्ययन क्रम में हम इन्हीं तीनों राज्यों को केंद्र बिंदु में रखेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के नजदीक हैं। तो एक वीडियो में हम लोग मेवाड़, मालवा और गुजरात के बारे में कर लेंगे, दूसरे वीडियो में कश्मीर, जौनपुर और बंगाल के बारे में कर लेंगे, और फिर आगे ब्राह्मणी विजयनगर का तो काफी लंबा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को चीजें मिलती है। तो आज का जो सबसे पहला 3 राज्य, जैसे मैंने कहा कि चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेगा। एक आज हम लोग चर्चा करेंगे मेवाड़ के राज्य का, दूसरा हम लोग करेंगे गुजरात के राज्य का, और तीसरा हम लोग करेंगे मालवा के राज्य का। तो शुरुआत हम लोग करते हैं मेवाड़ के राज्य का। तो मेवाड़ के राज्य का जो हम लोग शुरुआत करेंगे, वह तो समझिए कि मेवाड़ का जो राजनीतिक इतिहास जाता है, या इनका जो प्रारंभिक इतिहास जाता है, वो 8वीं सदी तक जाता है। मेवाड़ के शासकों का जो प्रारंभिक इतिहास है, वो 8वीं सदी तक जाता है, यानी कि यहीं से इनका इतिहास मिलना हमें शुरू हो जाता है। लेकिन हम अभी मध्यकालीन भारत में हैं, तो मध्यकालीन भारत में आप समझ लीजिए कि कई बार इस तरह से, यदि 8वीं शताब्दी से है तो कई महान शासक पहले भी होंगे, बाद में भी होंगे। लेकिन हम जिस मेवाड़ राज्य की अभी चर्चा करने जा रहे हैं, वो 15वीं शताब्दी का जो मेवाड़ राज्य है, 15वीं शताब्दी का जो मेवाड़ राज्य है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और 15वीं शताब्दी का जो ये मेवाड़ राज्य है, उत्तर भारत की राजनीति में इसका उदय एक महत्वपूर्ण घटना माना जाएगा। उत्तर भारत की राजनीति में इसकी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस समय जो मेवाड़ के सर्वप्रमुख शासक थे 15वीं शताब्दी में, वो थे राणा कुंभा। और राणा कुंभा का जो शासन काल है मेवाड़ के इतिहास में, मध्यकालीन भारत में, इनका शासन काल जो है 1433 से लेके तो एक तरीके से 1468 ईस्वी तक का जो शासन काल है, वो मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा का शासन काल है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहले के मेवाड़ के शासक के बारे में अध्ययन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो 15वीं शताब्दी में जो सल्तनत काल का है, उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो राणा कुंभा जो इस समय मेवाड़ के शासक थे, और जैसे मैंने आपको लोकेशन में बताया था कि जो कुंभलगढ़ था, जो उदयपुर, जो चित्तौड़गढ़ है, ये मेवाड़ का क्षेत्र होता था। मेवाड़ से ही यहाँ पर सटा होता था, जैसे कि पहले बताया था, गुजरात का राज्य, और यहाँ से सटा होता था मालवा का राज्य। तो राणा जब शासक बनते हैं राणा कुंभा, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हैं। और साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाते हैं, तो इनके कारण क्या होता है कि इनका गुजरात के शासक और मालवा के शासक से एक तरीके से संघर्ष की स्थिति बनती है और प्रतिद्वंद्विता बनती रहती है। तो ये जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हैं मालवा, ये राणा कुंभा, इन्होंने अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया था। राजस्थान में ही छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे बूंदी का राज्य था उस समय, जो कोटा का राज्य था, जो डूंगरपुर का राज्य था, इन सब की ओर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। और जाहिर सी बात है कि ये जो 15वीं शताब्दी में जो छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए थे, इसका मूल कारण क्या था कि जो चौहान सत्ता बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, और लगभग पूरे राजस्थान को एक सूत्र में इन्होंने बांध दिया था। तो चौहानों के पतन के बाद क्या होता है ना, चौहान सत्ता का पतन होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का
रणथंभौर अभियान होता है, चित्तौड़ अभियान होता है, सब आपको पता है जैसे बताया है। तो चौहानों की सत्ता के पतन के बाद जो है सो इस समय कई छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर कर सामने आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो बूंदी, कोटा, डूंगरपुर है, नागौर का राज्य है, अजमेर है, सब इसी परिस्थिति में बनकर उभरे थे। बूंदी, कोटा सबका इतिहास पहले से भी हमें मिलता है। तो बूंदी, कोटा, डूंगरपुर की ओर ये अपना राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं। इस क्रम में क्या होता है कि इनका मालवा के शासक से और गुजरात के शासक से टकराव होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए कि उस समय जो कोटा था, जैसे कि कोटा जो था बिल्कुल ये मालवा के अधीन आता था। कोटा का जो रियासत था या कोटा का जो राज्य था वो मालवा के अधीन था, और जो डूंगरपुर का राज्य था उस पर गुजरात का प्रभाव था। जाहिर सी बात है कि कोटा पर जब ये आक्रमण करेंगे तो मालवा के शासक जो वहां पर इस्लाम शासक से उनसे इनकी दुश्मनी होगी, और जब ये डूंगरपुर पर कब्जा करने का करेंगे प्रयास, जो गुजरात के अधीनता को मानता था, गुजरात के शासक को, तो गुजरात से इनकी शत्रुता हो जाएगी। तो पहला कारण ये समझ लेंगे कि राणा कुंभा का जो मालवा और गुजरात से संघर्ष होता है उसका कारण ये था कि कोटा और डूंगरपुर की ओर ये अपना विस्तार करना चाहते थे। कोटा मालवा के अधीनता में था और डूंगरपुर गुजरात की अधीनता में था, इसके कारण। दूसरा क्या होता है कि राणा के द्वारा नागौर क्षेत्र की ओर भी अपना विस्तार किया जाता है, और नागौर क्षेत्र की ओर अपना विस्तार करते हैं तो नागौर का जो वहाँ का मुस्लिम शासक था वो सहायता के लिए गुजरात राज्य से याचना करता है। तो जाहिर सी बात है कि नागौर से इनकी प्रतिद्वंद्विता, और नागौर का शासक सहायता करने के लिए क्या करता है, गुजरात के शासक से सहायता मांगता है। तो इसके कारण भी गुजरात और नागौर के शासक से इनकी प्रतिद्वंदिता बन जाती है। और तीसरा, इसी प्रकार इन्होंने क्या किया था कि मालवा से इनकी शत्रुता थी ही, लेकिन मालवा के महमूद खिलजी जो यहाँ का शासक था, मालवा के महमूद खिलजी, तो मालवा के महमूद खिलजी के कई प्रतिद्वंदियों को इन्होंने अपने राज्य में आश्रय दिया था, अपने राज्य में आश्रय दिया था। और इसी प्रकार मालवा का जो शासक था वह भी राणा के प्रतिद्वंदियों को अपने राज्य में आश्रय देता था। खासकर राणा के जो भाई थे मोकल, उनको मालवा के शासकों ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय देते थे, इसके कारण मालवा के साथ भी इनका संघर्ष चलता है। तो कुल मिला के ये 3 पॉइंट याद रखेंगे कि मालवा और गुजरात के साथ राणा का संघर्ष होता है, और उसके 3 कारण मैंने आपको बताया जो याद रखेंगे। कुल मिला के लेकिन इस संघर्ष की परिस्थिति में भी राणा कुंभा, इनकी उपलब्धि यही है कि इन्होंने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उस संघर्ष की दौर में अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखते हैं और राज्य विस्तार भी कर लेते हैं। लेकिन राणा कुंभा की साम्राज्य विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है इनकी सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका योगदान है। राणा कुंभा का सांस्कृतिक क्षेत्र में जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो राणा कुंभा थे ये स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे। और न केवल ये उच्च कोटि के विद्वान थे बल्कि विद्वानों के संरक्षक भी थे। इनके दरबार में कई विद्वान रहते थे, विद्वानों के संरक्षक थे, और विद्वानों के संरक्षक इन्होंने कई ग्रंथ की भी रचना की थी। चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जो आज भी चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। मालवा शासक के विजय, मालवा का जो राज्य था वहां के शासक के विजय के ऊपर चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जो आज भी राजस्थान का गौरव बढ़ाता है। चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। इनके समय में जो है कई मंदिरों का निर्माण किया गया, कई मंदिर का निर्माण हुए, और वो मंदिर आज भी अपने नक्काशी और संगत राशि कला के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही इन्होंने सिंचाई के लिए कई सारे झील और तालाब का निर्माण कराया, सिंचाई के लिए कई सारे झील और तालाब का निर्माण कराया। इस तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राणा कुंभा का अमूल्य योगदान है। और आज भी राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के लोगों को, और न केवल राजस्थान, पूरे देश के लोगों को राणा कुंभा जो है उनकी जो वीर गाथा है, जो उनकी उपलब्धि है, वो लोगों को प्रेरित करता है।
राणा कुंभा के बाद जो इस राज्य में शासक बनते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि इसके बाद जो मेवाड़ का इतिहास है वो थोड़ा सा हमें धूमिल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि राणा कुंभा की जो हत्या है उनके राणा कुंभा की जो हत्या है कर दी जाती है उनके पुत्र द्वारा। राणा कुंभा के बाद इनके पुत्र का नाम है उदा। उदा के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और संभवतः कुछ समय के लिए उदा शासक बनते हैं, लेकिन उदा और इसके बीच कई छोटे छोटे शासक का संघर्ष का दौर चलता है। लेकिन उसके बाद फिर एक 16वीं शताब्दी में प्रमुख शासक उभर कर आते हैं जो कहलाते हैं राणा सांगा। और राणा सांगा की वीरता भी राजस्थान और पूरे भारत में इनकी कहानी चरितार्थ है। राणा सांगा का शासनकाल आता है। ये जो राणा सांगा थे, ये जो राणा सांगा थे तो ये राणा कुंभा के पौत्र थे, ये याद रखेंगे, राणा कुंभा के पौत्र थे। और लगभग 1508 में ये सिंहासन पर बैठते हैं राणा सांगा। तो राणा सांगा का भी इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। संक्षिप्त में यहाँ याद रखेंगे, इन्होंने पूर्वी मालवा, इस समय जो मालवा का राज्य था, यहाँ पर मेवाड़ की रियासत की सीमा से लगा हुआ जो मालवा का राज्य था, वो अपने अमीरों की प्रतिबंधिता, आंतरिक कलह के कारण क्या था कि धीरे धीरे विघटन की ओर जा रहा था। और उस विघटन की परिस्थिति का लाभ उठाते हुए राणा सांगा ने क्या किया, पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया, ये एक ध्यान रखेंगे। न केवल इन्होंने पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया, बल्कि जो मालवा के उसके आसपास का चंदेरी का क्षेत्र था, चंदेरी के राज्य पर, चंदेरी राज्य पर भी अपना प्रभुत्व जमाया। चंदेरी राज्य पर प्रभुत्व जमाते हैं। और जब चंदेरी राज्य पर प्रभुत्व जमाते हैं तो साथ ही क्या करता है कि पूर्वी मालवा पर अधिकार के क्रम में ही ये क्या होते हैं कि 1511 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद द्वितीय को पराजित करते हैं। मालवा के शासक महमूद द्वितीय को पराजित करते हैं, महमूद द्वितीय को पराजित करते हैं। और महमूद द्वितीय को पराजित करने के बाद जब पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर राणा सांगा अधिकार कर लेते हैं तो मेवाड़ रियासत की सीमा जो है दिल्ली सल्तनत से मिलने लगती है। और इसको देखते हुए कि मेवाड़ का वर्चस्व बढ़ रहा है, मेवाड़ की जो सामरिक और राजनीतिक स्थिति है वो बढ़ रही है, इसी को देखते हुए इस समय जो सल्तनत का शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सल्तनत का। तो इब्राहिम लोदी के द्वारा मालवा के शासक के जीत लिए, मालवा का पूर्वी भाग जब राणा सांगा जीत लेते हैं तो और मेवाड़ का वर्चस्व न बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए इब्राहिम लोदी के द्वारा क्या किया जाता है कि राणा सांगा के विरुद्ध अभियान किया जाता है। और एक युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं घटोली का युद्ध कहते हैं। इसको कहते हैं घटोली का युद्ध कहते हैं। और ये जो घटोली का युद्ध होता है, इस घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पराजित करते हैं। जो सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोदी, उसको ये वर्सेज कौन सा हो जाएगा, राणा सांगा के बीच हो जाएगा। तो राणा सांगा जो है ना इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और राणा सांगा पराजित करते हैं तो इसके बाद इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती है। और एक चीज से आप ये जान लीजिए, चाहे वो मालवा का राज्य हो, मेवाड़ का राज्य हो, जौनपुर का राज्य हो, वास्तविक जो संघर्ष चल रहा था इन राज्यों के बीच, उत्तर भारत की सिरमौर शक्ति बनने के लिए और दिल्ली पर कौन अधिकार करेगा, इसको लेकर ये मूल रूप से संघर्ष था। इसीलिए आपने देखा है कि जब मेवाड़ ने पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो उसकी सीमा सल्तनत से मिलने लगी। तो इब्राहिम लोदी को लगा कि मेवाड़ की शक्ति और बढ़ेगी तो वो सल्तनत के लिए हानिकारक होगा, तो उसने आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हुए। तो आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि जो राणा सांगा है इनकी नजर भी दिल्ली पर ही लगी हुई थी। और जब इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं तो फिर आगे चलकर ये कूटनीति के तहत कह सकते हैं या एक समझबूझ की रणनीति के तहत इन्होंने बाबर को भी भारत पर आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए लोधी शासक के खिलाफ। इनका यह सोच था कि बाबर भी अन्य लुटेरे की तरह आएगा और फिर वो लूटमार करेगा, तो लोधी वंश के शासक को पराजित कर देगा और अवसर का लाभ उठाकर हम दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। ये राणा सांगा की सोच थी और इसी को लेकर संभवतः उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था।
तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ये स्थिति है राणा सांगा। और फिर जब बाबर आएगा, आक्रमण होगा, तो आप जानते हैं कि बाबर का 4 युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, घाघरा का। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो है वो पराजित होंगे। तो अभी मेवाड़ के रियासत को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। बाबर के साथ फिर से इनका संघर्ष होगा, जब हम लोग वहां पर देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो 15वीं 16वीं शताब्दी के मेवाड़ का इतिहास है, वो बेसिकली दो महापुरुषों का इतिहास है। एक राणा सांगा का इतिहास है, और इनसे पहले राणा कुंभा का इतिहास था, ये याद रखेंगे। दूसरा जो राज्य है इस समय का, वो कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात राज्य जो है बेसिकली किस तरीके से ये राज्य है और किस तरीके से इसकी स्थिति है, वो तो लोकेशन पर आपने देख ही लिया है। तो गुजरात राज्य के बारे में जानेंगे हम लोग, और गुजरात राज्य के बारे में जानेंगे तो इस राज्य के बारे में गुजरात राज्य, जैसे लोकेशन से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुजरात राज्य जो हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर लोकेशन का था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें गुजरात राज्य का महत्व क्या था, उसको हम लोग जान लेते हैं महत्व क्या था। और इसके बाद हम लोग इस वंश में कौन-कौन शासक हुए यहाँ पर गुजरात में, और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो महत्व क्या था? तो सबसे पहले इसका महत्व यह था कि गुजरात की जो सीमा है, वो समुद्र तट से मिलती थी। अभी भी है, तो समुद्र तट से मिलती थी। और समुद्र तट से मिलती थी, तो इस राज्य के जो समृद्धि का आधार था, वह क्या था? जो समुद्र के मार्ग से चलने वाला व्यापार वाणिज्य था, वह इस राज्य के समृद्धि का आधार था। जाहिर सी बात है कि जिस राज्य का भी गुजरात पर अधिकार होता, वह यहाँ के समुद्री उत्पादों को व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण करके अपने को आर्थिक समृद्ध कर सकता था। न केवल व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से, बल्कि जो मक्का जाने वाले हज यात्री होते थे, तो मक्का जाने वाले हज यात्री भी यहीं से, यहाँ के बंदरगाह से होकर ही हज यात्रा के लिए चलते थे। तो इस दृष्टिकोण से भी दिल्ली सुल्तानों का भी इस पर नजर रखता था, क्योंकि यहाँ से हज यात्री जहाज के माध्यम से मक्का की ओर निकलते थे। तो मक्का जाने वाले हज यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गुजरात का राज्य महत्वपूर्ण था। फिर चौथा मैंने बताया कि इस राज्य के तटीय प्रदेशों में कई सारे बंदरगाह थे, जिन बंदरगाहों से व्यापार भी होता था। और बंदरगाह से क्या होते थे कि हज यात्री जाते भी थे और आते भी थे। फिर इसी तरीके से इस राज्य के जो सामरिक महत्व का था कि यह राज्य आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मालवा है और यहाँ पर क्या है? सिंध का क्षेत्र था। तो एक तरीके से मालवा के ऊपर वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मालवा के ऊपर और सिंध क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए, सिंध क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए गुजरात का राज्य था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि गुजरात के इतिहास में एक महमूद बेगरा का शासन काल आएगा, और महमूद बेगरा के द्वारा बड़े पैमाने पर क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, जिसके पीछे उसकी सामरिक आर्थिक सोच भी थी कि किस तरीके से रखा जाए। और आज भी ये जो गुजरात का ये सौराष्ट्र और काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, ये भी आज भी काफी उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है। तो काफी उपजाऊ मृदा का क्षेत्र, यहाँ का जो कृषि उत्पाद था, इस उपजाऊ मृदा के कारण यहाँ का जो कृषि उत्पाद था, इस कृषि उत्पाद पर भी नियंत्रण रख के भू राजस्व प्राप्त करके आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती थी। तो इस कारण से सल्तनत में भी, और हम आगे चलकर देखेंगे मुगल काल में भी, और जो आसपास के राज्य थे उनकी नजर होती थी कि गुजरात पर वो अपना नियंत्रण रखे, क्योंकि समुद्र तट से सीमा थी, तो एक तरीके से जलवायु भी इसकी अच्छी थी, व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। जैनी व्यापारी के लिए आज भी गुजरात केंद्र है, उस समय भी था। मक्का जाने वाले हज यात्रियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। कई सारे बंदरगाह जहाँ से व्यापार होता था, घोड़े का आयात होता था, हज यात्री जाते थे। मालवा और सिंध के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए इसका सामरिक महत्व था। और सौराष्ट्र क्षेत्र का जो काफी उपजाऊ मृदा था और वहां के कृषि उत्पाद थे, उस पर अपना अधिकार करके एक समृद्ध राज्य का निर्माण किया जा सकता था। यही कारण है कि पूरे मध्यकालीन भारत में गुजरात राज्य का जो है विशेष महत्व बना रहा। सल्तनत के समय भी यहाँ के शासकों ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया, और फिर
मुगल काल में भी। और एक कारण और याद रखेंगे कि जो दिल्ली से दक्षिण को जाने वाले मार्ग थे वो गुजरात से होते हुए, गुजरात के तटीय क्षेत्र से भी होते हुए जाता था। इसका अर्थ है कि जो दक्कन के जाने वाले व्यापारिक मार्ग थे या दक्कन जाने वाले मार्ग थे, वह गुजरात राज्य से होकर जाता था। तो दक्कन में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि गुजरात पर आपका अधिकार होना चाहिए, मालवा पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दक्कन जाने वाले अधिकांश जो सड़क मार्ग थे उस समय के, सभी कहाँ से गुजरते थे? तो गुजरात या मालवा के क्षेत्र से होकर ही गुजरते थे। ये इसका महत्व था, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस महत्व को समझ जाएंगे तो किसी राज्य के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पड़ोसी राज्य तो आप जानते हैं कि इनका जब भी संघर्ष होगा तो मालवा से होगा, और इधर मेवाड़ का रियासत है तो मेवाड़ के साथ संघर्ष होगा, जो आपको मैंने पहले भी बताया है। अब गुजरात राज्य के अंतर्गत जो कुछ शासक हुए, और शासक में कौन-कौन होते हैं, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात में एक जफर खां होता है। तो पहले शासक को हम लोग क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं, फिर जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा वो हम लोग देख लेंगे। जफर खां के बाद यहाँ के शासक बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अहमद शाह कहते हैं, अहमद शाह प्रथम कहेंगे। अहमद शाह यहाँ के शासक बनते हैं। अहमद शाह के बाद जो है सो यहाँ पर एक तरीके से मोहम्मद शाह शासक बनता है, मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह के बाद शासक के क्रम में हमें जो जानकारी मिलती है उसका नाम है दाऊद खां की जानकारी मिलती है, दाऊद खां की जानकारी मिलती है। दाऊद खां की जानकारी के बाद जो हमें यहाँ पर शासक मिलता है वह है महमूद बेगरा। महमूद बेगरा का शासनकाल आता है, और महमूद बेगरा का जो शासनकाल है वो गुजरात के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके द्वारा कई सारे सांस्कृतिक काम भी किए गए और राज्य विस्तार के लिए भी काम किया गया। महमूद बेगरा के बाद जो शासनकाल आता है गुजरात में वह है मुजफ्फर शाह द्वितीय का। मुजफ्फर शाह द्वितीय का। तो मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासनकाल हमें एक मिलता है। मुजफ्फर शाह द्वितीय के बाद हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर एक सिकंदर शाह या सिकंदर शासन करता हुआ दिखाई देता है। सिकंदर के बाद हमें यहाँ पर महमूद शाह द्वितीय शासनकाल मिलता है। महमूद शाह द्वितीय का शासनकाल है, और महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल के बाद जो है यहाँ पर हमें बहादुर शाह का शासनकाल दिखाई देता है, बहादुर शाह का शासनकाल। तो इस तरीके से इसके बीच में हो सकता है कि कुछ और शासक हो, लेकिन जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसी तरीके से शासक का मिलता है। तो आपको इन शासकों के बारे में ध्यान में रखना है कि इस तरीके से गुजरात में शासक हुए। तो इसमें हमें जानने की जरूरत है एक जफर खां के बारे में, दूसरा अहमद शाह का शासनकाल महत्वपूर्ण है जिसके बारे में, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शासनकाल है गुजरात के इतिहास में वो महमूद बेगरा का है, इसके बारे में। और महमूद बेगरा के बाद हम कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहादुर शाह के बारे में भी जानकारी रखेंगे। तो इन चार शासकों के बारे में हमें जानकारी रखने की जरूरत है, और इन चार शासकों के बारे में जब जानकारी रखेंगे तो जफर खां जो हो जाएंगे ये गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? जफर खां था। ये गुजरात के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक हो जाएंगे। और फिर जो है से इसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की थी। इसने सुल्तान यानी कि एक तरीके से कहेंगे जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं मुजफ्फर शाह द्वितीय आपको दिखाई दे रहा है। तो सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की थी, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी उस समय, तो यह पाटन जो गुजरात का आज भी एक प्रमुख क्षेत्र है, पाटन को इसने अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया था। तो ये याद रखेंगे इसके समय में पाटन राजधानी था, अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, और ये 1391 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमजोर बनती है और उस अराजक राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जफर खां एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। जफर खां के बाद जो अहमद शाह शासक बनता है, तो अहमद शाह के शासन काल में
गुजरात के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी की शुरुआत होती है। तो अहमद शाह जो था, या जफर खां का पुत्र तातरा खां, जफर खां का पुत्र, उसके पुत्र का जफर खां का पुत्र था तातरा खां। ये जो अहमद शाह था तातरा खां का पुत्र था, ये याद रखेंगे कि ये तातरा खां का अहमद शाह पुत्र था, तातरा खां का पुत्र था रिलेशन में। तो तातरा खां का पुत्र था और शासक बनने के बाद सबसे पहले क्या देखेंगे कि यह अपनी राजधानी परिवर्तन करता है और राजधानी या पाटन से लेकर कहाँ पहुंच जाता है, तो अहमदाबाद पहुंच जाता है। यानी कि अहमद शाह प्रथम के शासनकाल में गुजरात की राजधानी पाटन से अहमदाबाद बना दी जाती है। और पाटन से अहमदाबाद बनाए जाने के बाद ये प्रशासन की ओर ध्यान देता है। तो जब प्रशासन की ओर ध्यान देता है तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जमींदारों के ऊपर, वहां के जो जमींदार थे, जमींदारों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। यानी जमींदारों पर अहमद शाह नियंत्रण करता है, जो उपद्रवी जमींदार थे उस पर नियंत्रण करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि सौराष्ट्र में, ये सौराष्ट्र प्रांत हो जाएगा, तो सौराष्ट्र के गिरनार के किले पर, सौराष्ट्र में गिरनार का किला था, सौराष्ट्र के गिरनार के किले पर अधिकार, गिरनार के किले पर अधिकार करता है, किले पर अधिकार करता है। परंतु वहां के शासक के द्वारा कर अदा करने पर, कर अदा करने का वचन देने पर उसको वापस कर देता है। यानी कि जीत लेता है गिरनार के किले को, लेकिन वहां का जो शासक था वो वादा करता है, प्रॉमिस, कि हम आपको समय समय पर कर, उपहार, नजराना देते रहेंगे। ये उसको वापस कर देता है। फिर अहमद शाह प्रथम के समय में कुछ ऐसी भी नीति अपनाई गई जो धर्मांध कही जा सकती है, कि अहमद शाह ने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक हो जाएगा। गुजरात के हिंदुओं पर इसने क्या किया, जजिया कर लगाया। और न केवल जजिया कर लगाया बल्कि इसने सिद्धपुर के मंदिर को भी तोड़ा। सिद्धपुर हिंदू का तीर्थ स्थल, तो सिद्धपुर के मंदिरों को तोड़ता है अहमद शाह प्रथम। तो ये याद रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट: राजधानी परिवर्तन, जमींदारों पर नियंत्रण, सौराष्ट्र के गिरनार किले पर नियंत्रण, कर अदा करने पर वहां के शासक को वापस, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता है और हिंदुओं के तीर्थ स्थल सिद्धपुर के कई मंदिरों को तोड़ता है, जो इसकी एक तरीके से धर्मांध नीति मानी जाती है। अब इसके बाद बीच में छोटे छोटे मोहम्मद शाह है, दाऊद खां है, कोई महत्व का शासक नहीं है। सबसे महत्व का जो शासक है वो गुजरात के इतिहास में महमूद बेगरा का शासनकाल है। तो गुजरात के इतिहास में जो महमूद बेगरा का शासनकाल है उसके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं और तब आपको बताएंगे बेगरा के बारे में। तो गुजरात के इतिहास में जो महमूद बेगरा का शासनकाल है, जो महमूद बेगरा का शासनकाल है, तो इसमें हमें याद रखना है कि महमूद बेगरा का जो शासनकाल है वो काफी लंबा शासनकाल भी है। तो सबसे पहला पॉइंट कि महमूद बेगरा का जो शासनकाल है गुजरात के इतिहास में, ये 1458 से लेके और 1511 तक का जो शासनकाल है वो गुजरात के इतिहास में महमूद बेगरा का शासनकाल है। महमूद बेगरा के द्वारा क्या किया जाता है कि राज्य विस्तार की नीति अपनाई जाती है। पहला तो पॉइंट यह रखेंगे कि राज्य विस्तार की नीति अपनाई जाती है, और राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई जाती है तो इसका जो मूल पर्पस था राज्य विस्तार के पीछे, जिन क्षेत्रों पर ये राज्य विस्तार की नीति आती है, वह था कि गुजरात से सटे हुए जो यहाँ सिंध का राज्य था, तो सिंध के राज्य पर कैसे नजर रखा जाए, सिंध राज्य पर नियंत्रण या सिंध राज्य पर नजर रखने के लिए विस्तार की नीति।
मालवा से सटा हुआ यहाँ पर एक खानदेश का राज्य था। अकबर के समय इसकी चर्चा होती है। तो खानदेश के ऊपर कैसे नजर रखा जाए, उसके ऊपर ध्यान था कि खानदेश पर नजर रखने के उद्देश्य से। और फिर तीसरा कि मालवा के ऊपर कैसे, क्योंकि मालवा इनका भी प्रतिद्वंदी था, आपस में लड़ते रहते थे। तो मालवा पर किस तरीके से नजर रखा जाए, किस तरीके से अपना विजय प्राप्त किया जाए। तो इन तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसके राज्य विस्तार की नीति को समझना है कि सिंध के ऊपर किस तरीके से नजर रखा जाए, वहां भी इस्लाम शासक है। खानदेश जो मालवा के दक्षिण में अवस्थित था, नर्मदा ताप्ती घाटी का जो एरिया वो खानदेश कहलाता है। तो इसके ऊपर कैसे नजर रखा जाए और फिर मालवा के ऊपर कैसे नजर रखा जाए, इसको ध्यान में रखते हुए महमूद बेगरा ने अपने राज्य के विस्तार की नीति अपनाता है। और इस राज्य विस्तार के नीति के तहत वो कहाँ-कहाँ की विजय प्राप्त करता है, तो सबसे पहले वो चंपानेर जो गुजरात में हो जाएगा, चंपानेर की विजय करता है, चंपानेर के किलों को जीतता है। फिर वह काठियावाड़ के क्षेत्र को जीत लेता है, ये पूरा काठियावाड़ का एरिया होगा, काठियावाड़ क्षेत्र की विजय करता है। काठियावाड़ क्षेत्र की विजय करने के बाद वह जूनागढ़ का विजय करता है, जूनागढ़ के किले को जीतता है। जूनागढ़ के विजय के बाद वो कच्छ के क्षेत्र को जीतता है, जो ये एरिया हो जाएगा, कच्छ के क्षेत्र को जीतता है। और फिर वह अहमदनगर को भी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अहमदनगर जहाँ पर खानदेश था, अहमदनगर को भी जीत लेता है। तो महमूद बेगरा के द्वारा क्या होता है कि इतने क्षेत्रों को जीता जाता है, और उसका बेगरा टाइटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने समय के सबसे मजबूत किले चंपानेर और जूनागढ़ के किले पर उसने विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसके नाम के साथ बेगरा शब्द लगा हुआ, क्योंकि उस मजबूत किले को जीतना काफी कठिन काम था। उसने इन किलों सबको जीता, क्षेत्र को जीता, इसलिए इसको महमूद बेगरा की टाइटल के नाम से जाना जाता है। ना केवल इन क्षेत्रों को जीता, बल्कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ का जो राज्य है वो कौन है, मालवा का राज्य है। और मालवा के दक्षिण में कौन है, यहाँ पर बहमनी राज्य था। तो अपने शत्रु राज्य जो इसका मालवा एक प्रतिद्वंदी राज्य था, तो कूटनीति के तहत महमूद बेगरा ने मालवा के विरुद्ध बहमनी राज्य से मित्रता की और बहमनी राज्य को मालवा के विरुद्ध सहायता भी प्रदान किया। इसलिए मैंने कहा कि आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे कि महमूद बेगरा ने जो राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, उसके पीछे रीजन क्या था, सिंध के ऊपर कैसे नजर रखा जाए, खानदेश के ऊपर कैसे नजर रखा जाए और मालवा पर कैसे नजर रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते इसने चंपानेर के किले की जीत विजय की थी और जूनागढ़ के किले को भी जीता था, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। इसको जीतकर मालवा पर नजर रखा जाता था और कच्छ क्षेत्र को जीतकर सिंध पर नजर रखा जा सकता था, और इसीलिए उसने ऐसा किया भी। और अपने शत्रु शासक मालवा के विरुद्ध उसके दक्षिण में बहमनी शासक जिनसे उनका संघर्ष चलता था, तो बहमनी शासक को भी कूटनीतिक सहायता देता है। इसके अलावा महमूद बेगरा के द्वारा द्वारिका क्षेत्र पर भी आक्रमण किया जाता है। ये एरिया हो जाएगा यहाँ पर द्वारिका क्षेत्र। तो महमूद बेगरा के द्वारा क्या किया जाता है कि द्वारिका क्षेत्र पर भी आक्रमण किया जाता है। और द्वारिका क्षेत्र पर आक्रमण करने का मूल कारण क्या था कि इस क्षेत्र से होकर हज यात्री हज करने के लिए जाते थे। तो हज यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह क्या करता है, द्वारिका क्षेत्र पर आक्रमण करता है एक। और दूसरा, चूंकि यहाँ पर जलदस्यु रहा करते थे, इस क्षेत्र में जलदस्यु का जमावड़ा था। जलदस्यु यानी डकैत, जो समुद्री लुटेरे थे जो लोगों को लूट लेते थे। तो हज यात्रियों को जलदस्युओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने द्वारिका का अभियान किया। लेकिन इस अभियान के क्रम में इसने क्या किया था कि यहाँ पर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, द्वारिका क्षेत्र में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा। तो द्वारिका क्षेत्र का भी अभियान करता है और इस तरीके से। तो इसके समय में चंपानेर की विजय, काठियावाड़ की विजय, जूनागढ़ की विजय होती है, कच्छ की विजय होती है, अहमदनगर की विजय होती है और मालवा के विरुद्ध बहमानी शासक को कूटनीतिक समर्थन और द्वारिका क्षेत्र की भी विजय की जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन महमूद बेगरा के समय में इस राजनीतिक विस्तार के साथ साथ क्या है कि जो अंतिम शासक बहादुर शाह है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी महमूद बेगरा के बाद, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं तो या अगले पेज पे चले जाते हैं। तो महमूद बेगरा का जो शासन काल है ना केवल साम्राज्य विस्तार के नजरिए से महत्वपूर्ण है,
बल्कि इसके समय में जो कला स्थापत्य है और जो सांस्कृतिक प्रगति है, वह भी काफ़ी अधिक हुआ था। तो महमूद बेगरा के समय में कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में जो महमूद बेगरा के समय में और कला स्थापत्य के क्षेत्र में प्रगति हुई थी, तो महमूद बेगरा के पहले पॉइंट क्षेत्र में याद रखें कि इसने कई नगरों की स्थापना की और कई नगरों की जो स्थापना की इसमें इसने एक मुस्तफाबाद शहर को बसाया, मुस्तफाबाद शहर को बसाया और मुस्तफाबाद तो गुजरात की आगे चलकर इसके राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी राजधानी, पहली राजधानी अहमदाबाद, दूसरी राजधानी कन्वर्ट हो जाती है इस रूप में। फिर इसके समय में क्या होता है कि चंपानेर में एक मुहम्मदाबाद शहर की स्थापना की जाती है। मुहम्मदाबाद जो बनाया था ये चंपानेर के क्षेत्र में बनाया था और मुहम्मदाबाद शहर की न केवल स्थापना की बल्कि यहाँ पर महमूद बेगरा के द्वारा काफी सुंदर उद्यान लगाए गए और न केवल सुंदर उद्यान लगाया गया बल्कि मुहम्मदाबाद में यहाँ पर एक जामा मस्जिद का भी निर्माण किया गया महमूद बेगरा के द्वारा। तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसके अलावा महमूद बेगरा के द्वारा जो दूसरा काम किया जाता है कि यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनको मदद पहुंचाने के लिए महमूद बेगरा के द्वारा कई सराय का निर्माण किया जाता है, जो मैंने पहले सराय का अर्थ आपको बताया है। फिर ये सड़क का भी कुछ निर्माण कराता है इनकी सुरक्षा के लिए, कारवा का निर्माण करवाता है ताकि व्यापारी जो अन्य लोग हैं उनको मदद मिले। तीसरा महमूद बेगरा जो था यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके दरबार में कई सारे विद्वान थे, विद्वानों का आश्रय दाता था। और इनके समय में क्या हुआ था, महमूद बेगरा के समय में कई सारे अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था। अरबी ग्रंथ का फारसी में इसने अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद कराया था। इसके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था उदयराज। उदयराज जो था वो महमूद बेगरा के दरबारी कवि थे। महमूद बेगरा के दरबारी कवि थे उदयराज, जो संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। ये संस्कृत के विद्वान थे। तो इस तरीके से महमूद बेगरा और इन्होंने अहमदाबाद में कई सारे स्थापत्य का निर्माण कराया, जामा मस्जिद का निर्माण कराया, कई सारे चीजों का निर्माण कराया था। और अहमद जो हमने देखा है, अहमद शाह प्रथम की बात, इसने भी हिंदुओं पर जो है सो जजिया कर लगाया था, ये ध्यान में रखेंगे। तो इनका एक तो हो गया, आप रखेंगे कि महमूद बेगरा को समझने के लिए कि महमूद बेगरा का पहला कार्य काम था राज्य विस्तार। तो राज्य विस्तार किन प्रयोजन से करता है, पहले ये आपको प्रयोजन याद में रखना है जो मैंने 3 पॉइंट बताया था, और फिर किन किन क्षेत्रों में राज्य विस्तार करता है वो। और दूसरा, महमूद बेगरा के राजनीतिक क्षेत्र को यदि ध्यान से समझेंगे तो कूटनीतिक जो इनकी थी, कूटनीति को समझेंगे। कूटनीति किसके विरुद्ध थी, तो दो कूटनीति, एक कूटनीति तो मैंने आपको बताया है जिन्होंने मालवा के विरुद्ध अपनाया था, और दूसरा कूटनीतिक इस समय भारतीय सागर में क्या हुआ था कि पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका था। तो पुर्तगालियों के विरुद्ध भी इन्होंने एक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया था, पुर्तगाली के विरुद्ध भी गठजोड़ बनाने का। तो मालवा के विरुद्ध कूटनीतिक काम क्या क्या था कि मालवा के विरुद्ध समर्थन दिया था किसको, बहमनी साम्राज्य को। और चूंकि पुर्तगाली गुजरात के तट पर आ चुके थे, पुर्तगाली जो थे ये हज यात्रियों को भी परेशान करते थे, और गुजरात के जो व्यापारी बनिया होते थे जो छोटे छोटे समुद्री व्यापार में लगे रहते थे उनको भी परेशान करते थे। तो पुर्तगालियों के विरुद्ध इन्होंने मोर्चा बनाने के लिए मिस्र के शासक के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, लेकिन यह बहुत सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसने मिस्र के शासक के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने का प्रयास किया, और उसका मूल रीजन यही था कि हिंद महासागर में, अरब सागर में पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना, जो हज यात्रियों को परेशान करते थे, उनको लूट लिया करते थे, और फिर तटीय जो गुजरात का व्यापार था, जो छोटे छोटे गुजराती साहूकारी व्यापार सब लगे रहते थे, उनको ये परेशान करते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसने यह कदम उठाया था। दूसरा कूटनीतिक
और तीसरा इसके काल में जो कला और स्थापत्य के क्षेत्र में प्रगति होती है, उसको 3 पॉइंट के सहारे कई नगरों का निर्माता, दूसरा पॉइंट आप बताएँगे तो सुंदर उद्यान का निर्माता, स्थापत्य के क्षेत्र में यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए काम और फिर विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में ये उभर कर आते हैं और कई सारे ग्रंथों की इसके समय में रचना होती है। महमूद बेगरा के बारे में बहुत सारा मिथक है। इसके बारे में बारबोचा ने भी लिखा है, जो उस समय के विदेशी यात्री आए थे और खाने-पीने का बड़ा शौकीन था, बहुत ही खाता था महमूद बेगरा। महमूद बेगरा के बाद जो शासक है गुजरात के इतिहास में, मुजफ्फर शाह तृतीय है, कोई खास नहीं। फिर सिकंदर है, इनके बारे में भी कोई खास नहीं। फिर महमूद शाह द्वितीय, इसके बारे में भी कोई खास नहीं, लेकिन बहादुर शाह के बारे में हमें जानकारी रखनी है। बहादुर शाह के बारे में क्यों जानकारी रखनी है? तो बेसिकली बहादुर शाह जो है, ये जो शासक बनता है, अब आप बहादुर शाह पर आ चुके हैं तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहादुर शाह को क्यों याद रखना है? ताकि आगे का लिंक आपका क्लियर रहेगा। गुजरात के इतिहास में जो बहादुर शाह का शासन काल है, और ये जो बहादुर शाह है, इसका जो शासन काल है, बेसिकली 1526 ईस्वी में गुजरात का शासक बनता है। 1526 ईस्वी में गुजरात का शासक, यानी कि बाबर के आक्रमण, पहला पानीपत का युद्ध, और उस समय गुजरात का ये शासक बनता है। कनेक्टिविटी के लिए याद रखेंगे। और 1531 ईस्वी में जब ये शासक बनता है, तो इसके द्वारा मालवा को जीत लिया जाता है। गुजरात के शासक कहते हैं, मालवा को ये जीत लेता है। इसके बाद मालवा, फिर ये यही बहादुर शाह है, चूंकि अभी आप देख रहे हैं 1521 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो इस बहादुर शाह का हुमायूं के साथ काफी संघर्ष होता है। हुमायूं के साथ संघर्ष होता है। आपको मुगल काल में कनेक्टिविटी आ जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया है। हुमायूं के साथ कई सारा संघर्ष होता है इसका। परंतु 1537 ईस्वी में क्या होता है कि 1537 ईस्वी में धोखे से पुर्तगालियों के द्वारा, धोखे से पुर्तगालियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। समुद्र में इनको धकेल दिया जाता है, जहाज से पुर्तगालियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है सो गुजरात का इतिहास फिर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1537 में इसकी मृत्यु, और इसके बाद जब अकबर का शासन काल आएगा, तो 1572 71 में अकबर गुजरात का अभियान करता है और फिर गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। अकबर के समय, ये 72 का समय हो जाएगा, कौन सा? अकबर के समय। और अकबर के समय में फिर से एक बार ये दिल्ली के अधीन आ जाता है। आपको याद होगा कि गुजरात का 2 बार अकबर को अभियान करना पड़ता है। एक पहला अभियान करता है, जब वो अभियान करके वापस आते रहता है और दिल्ली पहुंचा ही रहता है कि गुजरात में विद्रोह होता है, वहां पर जो सूबेदार होता है वहां के हटा विस्थापित कर दिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि दिल्ली से गुजरात का जो दूसरा अभियान है, वो द्रुतगामी अभियान के नाम से जाना जाता है। बहुत जल्दी उसने उस दूरी को तय कर लिया और फिर गुजरात पहुंचकर वहां पर शांति कायम करता है, अपने मुगल साम्राज्य मिला लेता है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया जाता है। ये वही समय है जब अकबर के द्वारा क्या किया जाएगा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया जाता है। तो ये कनेक्टिविटी आपकी मुगल काल में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो रहेगा कि आपको ये नहीं हो कि हुमायूं के समय में अचानक बहादुर शाह शासक कौन आ गया, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ये गुजरात का इतिहास था, और गुजरात के इतिहास में 3 ही शासक, जैसे मैंने कहा, कि याद रखने वाला है, और उसी के बारे में मैंने बताया भी आपको। एक जो संस्थापक है कुछ खास है नहीं, दूसरा जो अहमद शाह प्रथम है, फिर जो महमूद बेगरा है, और जो बहादुर शाह है वो एक महत्वपूर्ण बनता है। अब इस क्षेत्र में जो तीसरा शासक, तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है? तो मालवा का राज्य है। तो मालवा का राज्य जो है और मालवा का जो इतिहास है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मालवा का महत्व क्या था मध्यकालीन भारत में, इसको हम लोग जान लेंगे। और फिर इसमें प्रमुख शासक कौन कौन हुए, इसको जान लेंगे। और किस शासक के काल की कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे।
तो सबसे पहले महत्व समझने के लिए ये जो नर्मदा ताप्ती घाटी और मालवा पठार का क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता था, मालवा का राज्य होता था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का राज्य है। तो सबसे पहला इसके महत्व में आप याद रखेंगे कि मालवा का जो राज्य है पूरे मध्यकालीन भारत में अपने भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक अवस्थिति और सामरिक महत्व के कारण सामरिक महत्व का राज्य था। सामरिक महत्व का अर्थ होता है कि इसका सैन्य दृष्टिकोण से अधिक महत्व था, सैन्य दृष्टिकोण से अधिक महत्व था, क्योंकि मालवा के ऊपर यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं मध्यकालीन भारत में, ऐसा दिखाई देता है क्योंकि आप देखते हैं बिल्कुल दिल्ली से इसकी सीमा सट रही है। तो यदि कोई शासक यदि कोई शासक मालवा पर नियंत्रण कर ले तो वह दिल्ली के काफी निकट पहुंच जाता था, दिल्ली के गद्दी उसके नजदीक आ जाता था। और इसका मैं सबसे सुंदर एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने जब देखा होगा कि राणा सांगा के द्वारा, अभी मैंने चर्चा किया था कि राणा सांगा के द्वारा जब पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है, तो फिर तत्कालीन सल्तनत का जो शासक इब्राहिम लोदी था वह उस पर आक्रमण करता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी को लगने लगता है कि मालवा की सीमा तो हमसे मिलती है, अब पूर्वी मालवा पर राणा सांगा का अधिकार हो गया है, तो ये तो दिल्ली की सीमा पर आ गया है और दिल्ली पर ये दावा बोल सकता है। इसलिए मालवा पर अधिकार करने का अर्थ था कि आप दिल्ली के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, तो इसलिए इसका भौगोलिक और सामरिक महत्व काफी अधिक था। दूसरा इसका महत्व क्या था कि मालवा का जो राज्य है ये पठारी क्षेत्र पर अवस्थित था और नर्मदा और ताप्ती घाटी का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो नर्मदा और ताप्ती घाटी के जो उपजाऊ मृदा का क्षेत्र था वो भी इसे काफी महत्वपूर्ण बनाता था। और तीसरा और उससे भी महत्वपूर्ण, दूसरे पॉइंट से भी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये जो मालवा है तो दिल्ली से गुजरात तट की ओर जाने वाले और दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर जो जाने वाले सड़क मार्ग थे, वो सड़क मार्ग मालवा से होकर ही जाता था। जाहिर सी बात है कि आप गुजरात जाएंगे, जो मैंने बताया गुजरात का महत्व, उस चीज का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपका मालवा पर अधिकार होना चाहिए। और दक्षिण भारत को जाएंगे अभियान करने के लिए, कोई नियंत्रण करने के लिए, तो आपका मालवा पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इस तीन दृष्टिकोण से क्या था कि मध्यकालीन भारत में मालवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। और इसीलिए आप देखते हैं कि मालवा पर नियंत्रण करने को लेकर मेवाड़ का भी मालवा से संघर्ष होता है, गुजरात का भी मालवा से संघर्ष होता है और दिल्ली के सुल्तानों का भी मालवा के शासकों के साथ संघर्ष होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक याद नहीं रहेगा और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको समझना कठिन है। आप फैक्ट तो समझ लेंगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तभी आप इनके बीच संघर्ष के रीजन को समझ पाएंगे कि क्यों मेवाड़ मालवा का संघर्ष होता था, क्यों गुजरात मालवा का संघर्ष होता था। और मैंने हर एक में कॉन्सेप्ट पहले बताया है, ये ध्यान में रखेंगे। अब मालवा के इतिहास में जो कुछ शासक होते हैं, इसमें सबसे पहला जो शासक हमें दिखाई देता है, इसको हम एक अलग स्पेस में ले लेते हैं ताकि फ्रेश हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मालवा के इतिहास में जो हमें शासक दिखाई देता है, कौन कौन शासक बनता है, तो सबसे पहले मालवा के इतिहास में जो शासक दिखाई देता है वो है दिलावर खां दिखाई देता है। एक है दिलावर खां, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिर दूसरा शासक जो है मालवा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसको हम लोग कहते हैं हुसंग शाह। हुसंग शाह शासक बनता है यहाँ का। हुसंग शाह के शासक बनने के बाद मालवा के इतिहास में जो शासक बनता हुआ है महमूद शाह। महमूद शाह शासक बनता है। महमूद शाह के शासक बनने के बाद यहाँ का जो शासक बनता है महमूद शाह और हुसंग शाह के बीच में एक और शासक है, यहाँ पर आप याद रख लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मुहम्मद शाह। एक छोटा सा और शासक जो है मुहम्मद शाह। तो पहला हो गया दिलावर खां, फिर हुसंग शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर महमूद शाह। फिर महमूद शाह के बाद जो शासक बनता हुआ है गियासुद्दीन बनता है शासक यहाँ का। गियासुद्दीन शासक बनता है। गियासुद्दीन के शासक बनने के बाद यहाँ का जो शासक बनता है नासिरुद्दीन शाह शासक बनता है।
नासिरुद्दीन शाह शासक बनता है। और नासिरुद्दीन शाह के शासक बनने के बाद महमूद शाह पहले आ चुका है एक, तो महमूद शाह द्वितीय यहाँ का महमूद शाह द्वितीय यहाँ का शासक बनता है। हो सकता है कि इस बीच में और कुछ कुछ शासक आए हों, लेकिन जो हम लोग अध्ययन के क्रम में पढ़ते हैं तो मालवा के इतिहास में हमें यही प्रमुख शासक के रूप में मिलते हैं। तो इन शासकों के समय में जो प्रमुख घटनाएं घटी थी वो हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो दिलावर खां है, दिलावर खां जो था, क्लियर है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1401 ईस्वी में गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक दिलावर खां 1401 ईस्वी में गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक बनता, अर्थात तैमूर के आक्रमण के बाद जो राजनीतिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी और दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली छोड़कर भाग गए थे, उसी अवसर का लाभ उठाकर दिलावर खां जो पहले यहाँ का प्रांतपति था, उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया और इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। तो 2 पॉइंट इसके साथ याद रखेंगे, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है और सुल्तान की उपाधि धारण करती है। मालवा के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वह है हुशंग शाह। और हुशंग शाह जो है यह दिलावर खां का ही पुत्र था, दिलावर खां का पुत्र है, दिलावर खां का पुत्र है। और दिलावर खां का पुत्र है तो इसके समय में क्या होता है कि हुशंग शाह जो है जो प्रशासनिक नीति अपनाता है तो इसमें ये हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है, हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है, उदार नीति। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रांतीय राज्य हैं, जैसे मेवाड़ तो हिंदू राज्य था तो उसका तो कोई बात ही नहीं, जैसे मालवा है, गुजरात है, आगे आप बंगाल देखेंगे, तो कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्रीय राज्य क्या है, इस्लामिक राज्य था। लेकिन उस इस्लामिक राज्य में क्या था कि हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया गया था और हिंदुओं के प्रति कई शासकों ने उदार नीति अपनाई थी। बंगाल में भी हम देखेंगे अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन काल आएगा, हिंदुओं के प्रति उदार नीति। आप यहाँ हुसंग शाह का शासन काल देख रहे हैं। गुजरात में भी कई सारे व्यापारी को उन्होंने आश्रय दिया था, गुजरात के शासकों ने। तो हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है। और प्रसिद्ध जो एक गुजराती जैन व्यापारी साहूकार था जिसका नाम है नरदेव सोनी, नरदेव सोनी जो था ये हुसंग शाह का खजांची भी था, यानी कि उसके खजानों की देखभाल करता था। खजांची के साथ साथ यह सलाहकार भी था, प्रत्येक मामलों में ये सलाह देता था। तो नरदेव सोनी जो जैन थे, हिंदू थे, इन्होंने एक तरीके से इनको अपने प्रशासन में स्थान दिया था। फिर जो हुसंग शाह था ये सूफी संत शेख बुहरानुद्दीन का शिष्य था, शेख बुहरानुद्दीन, गरीब इनका नाम है पूरा। तो शेख बुहरानुद्दीन का शिष्य था, शेख बुहरानुद्दीन का शिष्य था, ये याद रखेंगे। हुसंग शाह ने मांडू शहर को बसाया और मांडू शहर को न केवल बसाया बल्कि इसको अपनी राजधानी भी बनाया। और इस राजधानी में मालवा के शासकों ने 2 क्षेत्रों में, खासकर मध्य प्रदेश का धार नगरी और यहाँ पर जो मांडू है, इस धार और मांडू को अपनी राजधानी बनाया और इस धार और मांडू को सुंदर भवनों से सुशोभित किया। सुंदर भवन, यहाँ के अपनी स्थापत्य की विशेषता, सुंदर सुंदर भवनों से, जहाज महल, हिंडोला महल, कई तरह के स्थापत्य का इन लोगों ने यहाँ पर निर्माण कराया था। फिर हुशंग शाह ने एक तरीके से आप कहेंगे कि राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रेरित किया। हिंदुओं को कह सकते एक तरीके से, राजपूतों को, हिंदुओं को भी मालवा में बसने के लिए, हिंदुओं को मालवा में बसने के लिए प्रेरित किया। तो एक तरीके से हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है, ये ध्यान में रखेंगे, बसने के लिए प्रेरित किया। और इसके समय में एक मंदिर अभिलेख है जिसको हम लोग कहते हैं ललितपुर मंदिर अभिलेख। ललितपुर मंदिर अभिलेख का अर्थ है कि ये ललितपुर के मंदिर जो है उसके दीवार पर अंकित है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ललितपुर मंदिर अभिलेख कहते हैं।
इस ललितपुर मंदिर अभिलेख के अनुसार भी हमें यह पता चलता है कि हुसंग शाह के समय में मालवा में हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण जारी रहा, मंदिरों का भी निर्माण जारी रहा। तो कुल मिला के हिंदुओं के प्रति यह उदार नीति अपनाता है, जो कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देता है। और ललितपुर का मंदिर अभिलेख भी जो है यह भी कहता है कि इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी और मंदिर निर्माण की छूट थी, उसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन आगे चलकर मोहम्मद ये जो हुसंग शाह है, एक छोटा सा शासक आता है जिसका नाम है महमूद खिलजी। मालवा में एक महमूद खिलजी के द्वारा, खिलजी राजवंश यानी वहां का जो खिलजी वंश है वो वंश आता है महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी के द्वारा धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई जाती है, धार्मिक असहिष्णुता की नीति यानी हिंदुओं के प्रति और वहां के मंदिरों को तोड़ना ये एक तरीके से शुरू कर देता है। तो महमूद खिलजी का जो शासन काल है वो मालवा के इतिहास में एक धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। वहां हुसंग शाह के बाद जो मुहम्मद शाह है, इसके भी शासन काल के कुछ खास घटना नहीं है। फिर इसके बाद जो महमूद शाह है, तो महमूद शाह के शासन काल की जो कुछ घटनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो महमूद शाह के शासन काल की जो घटना है इसको समझने के लिए हम आपको अगले पेज पर लिए चलते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर शासक का क्रम लिखा हुआ है, तो जो नहीं लिखे होंगे वो लिख लेंगे तब तक। और अगला जो शासक काल है आप देख रहे हैं वो कौन सा है, इसका नाम है महमूद शाह है। तो महमूद शाह जो मालवा के इतिहास में शासक है, लगभग ये 1436 से लेके 1469 तक मालवा में शासन करता है। और ये जो मालवा में है, तो मालवा में जैसे मैंने बताया खिलजी वंश जो स्थापित हुआ था, तो खिलजी वंश का ये शासक था, ये मालवा के खिलजी वंश का शासक। इसने मिस्र के खलीफा से एक तरीके से मिस्र के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लेता है, सुल्तान पद की स्वीकृति लेता है। मिस्र के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति। हो सकता है कि गुजरात के शासक भी महमूद बेगरा ने मिस्र के शासक के साथ दोस्ती की थी और पुर्तगालियों के विरुद्ध उसने की थी। हो सकता है कि इसके पीछे इसका रीजन यह भी रहा हो कि गुजरात के शासक को काउंटर किया जाए मिस्र के सुल्तान के साथ कुछ नजदीकी संबंध बना के। महमूद शाह के समय में ही मांडू में एक 7 मंजिला स्मारक का निर्माण हुआ था। मांडू में 7 मंजिला स्मारक 7 मंजिला स्मारक का निर्माण हुआ था। तो मांडू में इसके समय में एक 7 मंजिला स्मारक का निर्माण हुआ था। ये बेसिकली एक विजय स्तंभ के रूप में है, ये बेसिकली एक विजय स्तंभ के रूप में देखा जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर इसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया था, जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया या जैन व्यापारियों को जो पूंजीपति थे उसको संरक्षण दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इसने क्या किया, जैन व्यापारी पूंजीपतियों को संरक्षण दिया था महमूद शाह ने। और इसने मांडू में कई स्थापत्य का निर्माण कराया जो मालवा के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। तो मांडू में इसने एक चिकित्सालय स्थापित किया था, मांडू में इसने एक चिकित्सालय की स्थापना की। और फिर मांडू में इसने एक आवासीय विद्यालय, अभी जो आवासीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है देखिए यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, मांडू में इसने एक आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर इसके बाद जो शासक बनता है, मोहम्मद शाह के शासन के बाद जो शासक बनता है, तो कुछ खास उसके बारे में नहीं है कौन सा शासक बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद एक गयासुद्दीन का शासन काल आता है, फिर नासिरुद्दीन शाह का शासन काल आता है और फिर महमूद शाह द्वितीय का शासन काल आता है। तो महमूद शाह द्वितीय के शासन काल को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए ताकि आपके आगे की क्लास की कनेक्टिविटी बनी रहे। तो महमूद शाह द्वितीय का जो शासन काल है मालवा के इतिहास में,
महमूद शाह द्वितीय। महमूद शाह द्वितीय जो था ना, ये एक तरीके से जो इससे पहले शासक थे नासिरुद्दीन शाह का पुत्र था। ये था नासिरुद्दीन शाह का पुत्र था, और नासिरुद्दीन शाह का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम जो था वो आजम हुमायूं था। वास्तविक नाम जो था इसका वो क्या था? आजम हुमायूं। तो आजम हुमायूं इसका वास्तविक नाम था। और इसी के शासन काल में 1531 ईस्वी में, अभी मैंने जिक्र किया था, इसी के शासन काल में 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक जो बहादुर शाह था, अभी आपने सुना पढ़ा था, गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा क्या किया जाता है कि मालवा को जीत लिया जाता है। 31 में मालवा को जीत लिया जाता है। और यहाँ से जब बहादुर शाह गुजरात का शासक जीत लेता है, तो इस समय से लेकर मालवा जो होता है ना, गुजरात के शासक के अधीन ही रहता है। और अकबर के जीतने के समय तक यह गुजरात का भाग है। अकबर के, जैसे 1572 में बताया था कि अकबर ने गुजरात को जीता था, तो अकबर के जीतने के समय तक ये किसका भाग है? गुजरात का भाग है। तो ऑब्वियसली जब अकबर ने गुजरात की विजय की थी, तो मालवा के क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। हालांकि मालवा पर पहले भी अकबर के समय में आक्रमण किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे, जो उत्तर पूर्वी मालवा का क्षेत्र है, जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरीके से 3 प्रांतीय राज्य का जो इतिहास है वो आपने पढ़ा है। एक मेवाड़ का, दूसरा गुजरात का, और तीसरा मालवा का। तीनों एक दूसरे के नजदीक थे, इसलिए मैंने सोचा कि तीनों में एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, कई बार युद्ध होता है, इसलिए मैंने इस तीनों को ले लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई बार स्टेट पीसीएस में यहाँ से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में भी प्रश्न आता है। इसको अच्छे से पढ़ के, समझ के, वीडियो को पॉज कर करके आप अपना नोट्स डेवलप कर लीजिएगा, ताकि मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो कंटिन्यूटी है वो आपकी बनी रहेगी। बीच में गैप होगा तो आगे फिर आपको समझने में मुगल काल भी दिक्कत होगा, और गैप गैप होगा तो फिर नोट्स में भी जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो भी वो आपको समझने में दिक्कतें कर सकता है। तो इस वीडियो को देख के अपना नोट्स बना लेंगे, जैसे आप पहले बनाते आ रहे थे। और फिर अगला वीडियो में हम आपके लिए इसमें लेकर आएंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में लेकर आएंगे। फिर आपके लिए हम जौनपुर राज्य के बारे में लेकर आएंगे, फिर बंगाल राज्य के बारे में लेकर आएंगे, और अन्य जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें हम लेकर आएंगे। बहमनी और विजयनगर को एक साथ कवर करेंगे। पहले इन दोनों राज्यों का राजनीतिक इतिहास कवर कर लेंगे, फिर दोनों राज्य के अंतर्गत जो सांस्कृतिक प्रगति हुई थी उसके बारे में करेंगे, क्योंकि दोनों का लंबा संघर्ष है, एक दूसरे के साथ पैरेलल शासन चलता है। तो बहमनी विजयनगर एक साथ किया जाता है। तो इसी के साथ सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। और आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आपके मित्र, तो उनको बोलिए कि मेरा रेफरल कोड शंकर वाइट यूज करें। जब मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन में भी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी, और ऑप्शनल पेपर के सब्सक्रिप्शन में भी, तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अनअकैडमिक एडुकेटर के साथ जुड़ सकते हैं, और उनका बेनिफिट प्लस कोर्स में वो उठा सकते हैं। तो आप 1 साल या 2 सालों का सब्सक्रिप्शन लें, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए जो है सो ऑन लाइव में हम आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपका जो भी इस टॉपिक सबसे कुछ इश्यूज रह जाएगा, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगी, वैसे हमने कोशिश किया है कि हर एक चीज क्लियर हो जाए। इसके बावजूद यदि आपको कहीं दिक्कत होती है, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसके साइड में कॉपी पर आप लिख लीजिएगा कि ये नहीं समझ में आया, ये मुझे पूछना है। और जब फिर हम 2-4 दिन के बाद आपके साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे, तब आप अपना प्रश्न रखिएगा। उस लाइव स्ट्रीम में हम आपके सभी जो भी इश्यूज रहेंगे उसको सोल्व करेंगे, एंड आफ्टर हम लाइव क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, फिर आपके लिए लेकर आएंगे। और प्रत्येक दिन आपको जैसे लाइव क्लास में एक वीडियो मिलता था, वैसे भी रिकॉर्डेड मिलते रहेगा। तो आप इसको देखिए, वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।